हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ें प्रकाश परावर्तन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इसमें आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख। ठीक है, तो जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे। ठीक है, तो वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो उससे जो प्रकाश की समांतर किरण आएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, यानी कि फोकस दर्पण के पीछे होगा इसमें, तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। ऐसे दूसरी किरण भी समांतर जाएगी और ये भी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो यानी वस्तु का दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ मिलाई, फोकस में मिला रही हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, जैसे अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो इसमें हमारा यहाँ पे हो गया अनंत, ठीक है, और ये हमारा हो गया ध्रुव। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जब हमने यहाँ वस्तु को रखा तो इसमें क्या होगा, पहली किरण जाएगी समांतर, ठीक है, और परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये फोकस है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र पर जाएगी और परावर्तन के बाद ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इसमें भी जो प्रकाश किरण है वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। तो जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में काटती हैं। ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है कि फोकस और ध्रुव के बीच में एक दूसरे को दोनों किरणें काट रही हैं, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो गई उत्तल दर्पण में। उसके आगे टॉपिक देखते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ठीक है, तो अवतल दर्पण के कौन कौन से उपयोग है। पहला उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण मतलब जहाँ पे हम लोग बाल कटवाते हैं वहाँ पे जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो हमारा अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हजामती दर्पण के रूप में, और दूसरा है रोगियों की नाक कान गले को देखने के लिए। ठीक है, जो डॉक्टर होते हैं नाक कान गले के, उनके जितने भी रोग होते हैं उनको देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है सोलर कुकर के रूप में, और चौथा सर्च लाइट। जो सर्च लाइट होती है उसमें भी हमारा अवतल दर्पण ही इस्तेमाल होता है। टॉर्च में और टेबल लैंप में भी हमारा अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, ठीक है, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हजामती दर्पण होता है उसमें मुख्यतः इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखता है, सीधा दिखता है। ठीक है, इसलिए हमें हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ठीक, आप कभी भी जाएंगे बाल काटने, वहाँ देखेंगे जो भी दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण ही लगा होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, वास्तविक, बड़ा, काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती हैं। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण के सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गया, तो यहाँ से जो भी समांतर किरणें जाएंगी, जितनी भी समांतर किरणें जाएंगी, जैसे समांतर किरणें तो सब परावर्तन के बाद क्या होता है, परावर्तन के बाद फोकस पर, फिर से देख लेते हैं अवतल दर्पण में सोलर कुकर का इस्तेमाल क्यों होता है। जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये दर्पण हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया और इसमें हमारा ये क्या गया, मुख्य अक्ष गया। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी समांतर वो परावर्तन के बाद फोकस, यानी कि यहाँ पे फोकस है हमारा, तो फोकस पर होते हुए जाएंगी। कोई भी समांतर किरणें जाएंगी तो वो हमेशा फोकस से होती हुई जाएंगी। ठीक है, तो सारा जितनी भी प्रकाश की किरणें सब फोकस पर जाएंगी, तो यानी कि सारा केंद्र फोकस पे जाके एकत्रित हो रहा है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है।
इसको भी देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणों फोकस से भेजा जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। मतलब जब प्रकाश की किरणें फोकस से जाती हैं तो ठीक है, फोकस से जाने के बाद तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, जब भी फोकस से कोई भी किरण जाएगी तो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर होते हुए चली जाएगी। इसीलिए गाड़ियों में हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर है जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजते हैं तो सभी परावर्तित किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जब भी समांतर किरणें जाएंगी तो फोकस से फैलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो इस गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? इसका आंसर है जैसे कि आप लोगों ने बाइक वगैरह देखा है तो उसमें साइड में जो मिरर होता है वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो वो उत्तल दर्पण क्यों होता है उसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत ज्यादा व्यापक होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मतलब उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है हमारा वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और वस्तु से छोटा बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो प्रतिबिंब बनता है बहुत व्यापक एरिया, मतलब बहुत व्यापक, उसमें क्षेत्र बहुत ही ज्यादा कवर हो जाता है, तो उसमें हम लोग को ज्यादा दूर की चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रतिबिंब छोटा भी बन जाएगा, सीधा बनेगा और उसमें व्यापक क्षेत्र भी आ जाएगा, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, इसका अर्थ है कि अवतल दर्पण, इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। यानी कि पूछा गया इस क्वेश्चन में कि किसमें ऐसा कौन सा गोलीय दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। और इसी का अपोजिट है कि अगर छोटा पूछा जाएगा कि छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब 4 गुना होता है, तो ये किसमें होता है? इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। यानी कि अगर वस्तु से 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो ये हमारा अवतल दर्पण होगा। 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और बड़ा बनता है, तो ये किसमें होता है? अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, ऐसा किसमें होता है? तो ये होगा इसका आंसर उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक देखते हैं, चिन्ह परिपाटी क्या है? गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। ठीक है, कभी उत्तल तो कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। ठीक है, और इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता हुई जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती हैं। ठीक, उसके बाद आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक दूरी होती है। उसके बाद आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक, उसके बाद है प्रधान अक्ष, उसके ऊपर धनात्मक माना जाता है। ठीक, धनात्मक माना जाता है, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो गया? चिन्ह परिपाटी हो गया। तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जैसे ये, एक मिनट में फिर से दिखाते हैं, ये हमारा जैसे दर्पण हो गया। ठीक है, ये दर्पण हो गया, तो ये प्रधान अक्ष गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये रेखा खींच ली, तो हमारा क्या बनेगा? ये ध्रुव है, तो ये हमने रेखा खींच ली। ठीक है, तो इस साइड जो हमारा बनेगा ये माइनस में बनेगा, इस साइड जो बनेगा वो हमारा
प्लस यानी कि धनात्मक होगा। ऊपर वाला भी हमारा धनात्मक होगा, नीचे वाला ऋणात्मक होगा। तो इसमें पहला क्या बताया गया है इसमें कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कोई भी मापेंगे तो ये धनात्मक होगा। उसके बाद दूसरा है कि विपरीत दिशा में यानी कि ऐसे जब मापेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उसके बाद है प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक होंगे, यानी कि प्रधान अक्ष ये हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा प्रधान अक्ष है, तो इसके ऊपर जो भी मापा जाएगा वो हमारा धनात्मक होगा, और प्रधान अक्ष के नीचे वाला जो भी मापा जाएगा ये हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके एवं बिना स्पर्श करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अवतल, उत्तल और समतल दर्पण में स्पर्श करके और बिना स्पर्श किए वस्तु की पहचान कैसे कर सकते हैं, इसको देखते हैं। मेज पर रखे 3 दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर पता चलता है कि, यानी कि स्पर्श करके कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वह दर्पण कौन सा होगा, धंसा हुआ दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण होगा, जैसे कि ये हमारा परावर्तक सतह है। ठीक है, तो इसमें हमारा कैसा है, ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, यानी कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, उसके बाद जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, यानी कि इस टाइप का होगा, ये सतह जो है हमारी उभरी हुई है। ठीक है, तो इसका दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक सतह समतल होगा, यानी कि इसमें इसका परावर्तक सतह ऐसा होगा, ऐसा चित्र में दिखाया गया इस टाइप में। ठीक है, ये तो एकदम समतल है, तो ये हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसके लिए बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु को अब ये तो हमारा हो गया कि हम स्पर्श करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु को लाया जाता है और नीचे नजदीक दूर करके प्रतिबिंब का अवलोकन किया जाता है। तो इसमें पता लगा सकते हैं कि बिना स्पर्श किए कि ये कौन सा दर्पण है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। बड़ा और छोटा जिसमें भी बनेगा हमारा वो हमेशा बड़ा और छोटा। ठीक है, तो हमेशा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है, यानी कि हमेशा छोटा बनेगा, तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है, ठीक है, वस्तु का जब प्रतिबिंब बराबर बनेगा तो वो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक, समझ गए सब। अब इसके बाद का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।